लाइक मेरिट जो रहता है ना इंसान वो भी नहीं कर पाता, अपनी वाइफ को भी आप रॉयल नहीं दे पाओगे। अगर इस लाइन में अगर आप आ गए, इस चीज का आपको चस्का लग गया, तो आप अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। क्योंकि गुड फैट और बैड फैट क्या होती है, ये खाने की चीज है। सेचुरेटेड फैट, मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड फैट। तो कुछ ऐसी बात हुई उसने मुझे बीट कर दिया, मतलब मारा पीटी। हाँ, मारपीट हुई। एक बात तो मैं बोलूंगा कि वेजिटेरियन बंदा नॉनवेज खाने वाले के बराबर में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका इंजेक्शन इतना पावरफुल होता है, वो घोड़ों को लगाया जाता है मेडिकल यूज में, वो इंसान खुद लगा लेता है। इतना पावरफुल होता है कि आप अगर अभी लगा दूं मैं आपको, तो आप पूरी तरह से मतलब लाल हो जाओ। इतना इंस्टेंट एनर्जी इतना हाई मिलेगा आपको कि आप पागलों की तरह वर्कआउट करो। वो बस चीज सुनी, पेट को डस्टबिन नहीं बनाना सबसे बड़ी चीज है। एक वो बड़ी कहावत है, ठोकर खा के इंसान डंको बनता है। तो बस वही बात है कि सो वी हैव जैनुल हियर। जैनुल, अपने बारे में बताइए। पहले मैं बताता हूँ अपने जैनुल के बारे में। सो वी मेट इन कॉलेज, ही इज़ माई सीनियर एंड जैनुल इज़ एन, क्या थे आप, फिटनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इंदौर। तो जैनुल, आप अपने बारे में बताइए आप। हाँ, हाय शुभंकर। सबसे पहले तो अपनी एक जो अर्ली स्टेज के बारे में बताऊंगा। आई एम लिविंग इन इंदौर। इंदौर में मतलब स्टार्टिंग से ही मैं इंदौर में ही हूँ, और अपना स्कूलिंग वगैरह भी सब इंदौर से ही करी है। वैष्णो एकेडमी में एक्चुअल में स्कूलिंग करी है, वहाँ से मैंने पूरा 12th वहीं से एक वही की स्कूल से करा है। हमारा एक फैमिली बिजनेस है जो हमने स्टार्टिंग करी थी शूज़ स्टोर से। शूज़ जी। और फिर देन फादर ने एलएलबी भी करी उसी स्टोर से, वहीं पर बैठ के उन्होंने एलएलबी भी वन साइड करी और स्टोर में बैठ के पढ़ाई वगैरह। स्टोर पे बैठ के मतलब एक जो अपना घर का भी उन्होंने वहीं से चलाया। तो हार्ड वर्किंग तो मतलब घर खून में ही है एक तरीके से। उन्हें देखकर ही इंस्पिरेशन, एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर ही है। वो तो हर एक चाइल्ड की होती है। हर एक चाइल्ड के हैं सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। उन्हें देखकर ही ये पता चला आज भी इस स्टेज पे मैं इस एज में आके वो अपने 50s में भी हार्ड वर्किंग में मुझे बीट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, बिल्कुल, बहुत आसानी से। तजुर्बा बहुत है। तजुर्बा है और खून में है अब तो। खून में है, और पहले का खाए में है, नस्ल पहले की अलग, सब रियल फूड हर चीज। एक्चुअल में मेरे जो फादर हैं वो मतलब उनकी जो मैरिज हुई ना तब इंदौर में आए, नहीं तो बिलोंग हमारा जो हमारी टोटल पूरी फैमिली है ना वो ग्वालियर से बिलोंग करती है। ग्वालियर से पूरी हमारी फैमिली ग्वालियर से है। तो वो जो मेरी एज के हुए जब वो इंदौर आए, बाकी पूरा समय उन्होंने ग्वालियर में ही बिताया है। तो एक्चुअल में ये सब चीजें हैं, फैमिली बैकग्राउंड है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। 3 भाई हैं मेरे पापा के, मतलब बड़े पापा हैं, सबसे छोटे मेरे पापा ही हैं। तो हमने ये ठीक है, जो इंस्पिरेशन तो उनसे मिली, और एक्चुअल में वो भी मार्शल आर्टिस्ट रह चुके हैं और क्रिकेटर भी रह चुके हैं। हाँ। पहले उनके टाइम में तो बहुत सारी स्किल्स तो उन्होंने ही सिखाई है, और मतलब एक पॉजिटिव जो ऑरा है फैमिली में वो तो मतलब खून में शुरू से था फिटनेस और मेहनत तो शुरू से ही है हर चीज में। यही है स्टोरी। और फिर देन मैंने स्कूलिंग वगैरह करी, तो जब मैं भी 10-11 साल का हुआ तो शॉप संभालना मैंने शुरू कर दी थी। जब हमारा शू स्टोर ही था, तो अराउंड मुझे याद है कि आज से करीब 6 साल पहले 18 में फिर हमने उस शू स्टोर में एक महीना मॉडिफिकेशन करवाया कि हमने क्लोथिंग भी, मेंस वियर वगैरह ये लाए। तो बिजनेस में मतलब हैंडल अपन ने करा है शुरू से। मतलब आप बहुत शुरू से फिटनेस में भी हैं, बहुत शुरू से बिजनेस में भी हैं। तो पूरा मतलब अपन ने शॉप भी मॉडिफाई करवाई अपनी, सब उसको रिवील कराया और अपन ने इस चीज में करा, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी शुरू से इंटरेस्टेड बहुत था। स्कूल में भी स्पोर्ट्स वगैरह होते थे तो उनमें बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा हर चीज में लेते ही था मैं। फिर क्रिकेट का भी बहुत शौक था, तो हर बच्चे का रहता है वैसे तो। मोस्टली एक्टिव बहुत रहे आप शुरू से। हाँ, एक्टिव तो हर चीज में एक्टिव है अपन। माइंड गेम्स हुए, चेस वगैरह, पढ़ाई ये वो भी मतलब स्टार्टिंग में पढ़ाई भी मतलब अपने ग्रेड्स अच्छे थे। फैमिली एलएलबी, मतलब आपके फादर जो एलएलबी से हैं। हाँ। तो उन कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई को लेके भी अपने फैमिली साइड से रहता है, इंडियन फैमिली से, कि पढ़ाई करो, जॉब वगैरह। हाँ, तो जॉब वगैरह का तो खैर मुझे मेरे घर वाले इस मामले में थोड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट है। उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए फोर्स कभी नहीं करा कि तुम्हें यही बनना है या वही करना है। तो तू बस पढ़ाई शुरू से अपनी एजुकेशन लो, एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो सब वो लो, फिर तुम्हें आगे जो करना है वो करोगे।
और जो बंदा एजुकेशन लेता है, अच्छे से पढ़ता है, उसका माइंडसेट वैसे पॉजिटिव ही रहता है, गलत लाइन नहीं जाता है। फिर अपना एक टर्न आया कि 9th क्लास में था मैं, स्पोर्ट्स में तो था ही, क्रिकेट क्लब में था। तो अब मैं यहाँ से बताता हूँ फिटनेस जो एक बॉडी बिल्डिंग अपना जो एक जर्नी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। अच्छा, आई एम एक्साइटेड टू नो। हाँ, तो ये एक थोड़ा कहानी है, मतलब एक जैसे क्लब में हम खेल रहे थे, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरा सीनियर था, मतलब बड़ा था वो, 3-4 साल मतलब मुझसे सीनियर था। तो कुछ ऐसी बात हुई, उसने मुझे बीट कर दिया, मतलब मारा पीटी हाँ, या मार पीट हुई। अच्छा, तो एक तरीके से वो मेरी कॉलोनी का भी था, तो उसने बीट कर दिया मुझे। अब मैं इतना स्किनी था, मैं एक्टिव जरूर था, लेकिन आई वाज अराउंड 5'4" हाइट में और 40 kgs वेट होगा मेरा, मतलब बहुत दुबला पतला, बहुत दुबले पतले छोटे, बहुत दुबला। हाँ, 9th में एज क्या रही होगी? 13-14? 9th में अराउंड 13-14 हाँ 14-15 मान लीजिए, हाँ। एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे, लेकिन 15 साल से ऊपर नहीं हुआ मैं। तो मैं बहुत दुबला, मतलब स्किनी, एकदम स्किनी लग रहा, अपनी एज के लड़कों से भी ज्यादा स्किनी था। स्ट्रेंथ जरूर थी, लेकिन स्किनी वो एक्टिव थे तो स्ट्रेंथ हाँ। थी, लेकिन तो हम उस सबकी समय- लाइफ में ऐसा फेज आता है कि मतलब हर कोई पहले स्किनी रहता है, फिर कहीं ना कहीं या तो वही। फैट हो गया तो स्किनी हो हाँ। गया। तो उसने बीट तो कर दिया। अब यार कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट हुआ सबके सामने में, Obviously। और फिर वो कॉलोनी का भी था, तो बात फैल गई कि यार इसने तो उसको मारा, बीट हो गया ये। तो कई लोगों ने बोला भी यार क्यों यार उसने तुझे मारा, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ऐसा लगा कि यार अपन बीट हो गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने अब अपने आप को ऐसा बिल्डअप करना है कि कोई बीट करना तो छोड़ो, फाइट में Touch भी नहीं कर सके। उतरने से पहले भी 100 बार वो एक जैसे अब इतने मेच्योर नहीं थे उस समय। उस टाइम एक मैस्कुलिन ईगो भी होता है कि मतलब एक बार इसने मार दिया, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। बस वही बात है। तो वहां से फिर मेरे साथ के भी कुछ दोस्त थे, हम 4 लोग करीब, हमारे ही पास में एक लोकल जिम था, वहाँ पे जाके लिया है मेंबरशिप ली। तो 1 मंथ की ली थी। तो जब मैंने, तो ठीक है 1 महीने करा, तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स था डेट वॉज अमेजिंग, मतलब इतना कि अंदर से एक जो स्ट्रेंथ फील होती है। और एक्चुअल में क्या है कि एक अपना एक्चुअल में बताऊं, जब जो आप न्यूबी रहते हो ना, हाँ तो आपके जो गेम्स रहते हैं हाँ वो इवन स्टीरॉइड से भी ज्यादा फास्ट रहते हैं। बिल्कुल। तो उस समय गेम मिले तो फिर और मोटिवेशन मिला। फिर जब आपको रिजल्ट मिलने लगते तो उससे बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं है। कहाँ आप 40 kg थे, अब आप मंथ में 2-3 किलो गेन कर लोगे और अच्छी खासी दिखने लगेगी फिजिक, और स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, तो फिर आपको और बढ़िया लगेगा। बस एक ही चीज रहती है, कंसिस्टेंट रहना अपन को। सबसे बड़ी चीज वही है, एक चीज नहीं, सब कुछ वही है। क्योंकि मोटिवेशन एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन Consistent discipline रहना- और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, ये तो मोटिवेशन तो एक बहुत छोटी सी चीज है, ये आपको वहां तक ले जाने के काम की है। उससे आगे जब आप जाओगे तो वहां तो डिसिप्लिन ही चाहिए। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन मेरा ऐसा है कि अराउंड 12 सो जाता हूँ मैं। पूरी डाइट मतलब 6 से 7 मील मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है दिन में 6 से 7 मील। 6 से 7 मील, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में। आजकल लोग बहुत गलती ये करते हैं कि एक बार में ही पूरा कर लेते हैं। बल्क डाइट। लेकिन पेट में 3 चीजों की जगह होना चाहिए, पानी की, खाने की और हवा की। हाँ। ये 3 चीजों की स्पेस होना बहुत जरूरी है। लोग पानी और खाने से भर लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हवा कहाँ जाएगी, जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह ही नहीं है। हाँ, तो फिर अपन कहाँ थे, तो फिर वहाँ से स्टार्ट करा। तो मेरे साथ में फ्रेंड था, वो मुझसे पहले से जाता था, अच्छा पहले से जिम। तो वो थोड़ा हैवी था। तो हम गए, साल भर लगा मुझे, तो फिर बहुत कंसिस्टेंट रहा मैं। फिर थोड़ा बीमार भी हो गया बीच में, डेंगू हुआ मुझे। फिर उसके 1 महीने बाद रिकवर करा, तो फिर दोबारा जॉन्डिस हो गया। ओके। तो जो भी गेम्स थे वो सब खत्म हो गया वापस। बीमारी वो सब हो जाता है। हाँ, वो सब हो जाता। तो थोड़ा डिमोटिवेट तो हुआ, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने फिर भी। बिल्कुल। फिर जैसे सही हुआ वापस चले गए। घर वाले रोकते भी थे कि बेटा अभी बीमार हो, मत जाओ, लेकिन दिमाग में जो फितूर आ गया था एक बार, जो ईगो हर्ट होता है ना, बस। मैस्कुलिन ईगो, उसका कोई तोड़ नहीं है। कहीं ना कहीं उसको थैंक यू बोलूंगा मैं, जिसने बीट करा था। नहीं तो आज तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, बिल्कुल। कुछ और कर रहा होता मैं। वो बॉयज की लाइफ में या फिर एक जो वो जो फेल लाइफ होता है, मतलब एक जो इंसान की बेइज्जती होती है ना, वो बहुत जरूरी बेइज्जती होना बहुत चाहिए। जरूरी होती है। या तो किसी कोई लड़की कर जाए, हाँ, या तो कोई लड़का ही कर जाए। सही बात है।
ब्रेकअप वगैरह तो सबसे बड़ा ऐसा रहता है ब्रेकअप का कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो फिर जो कमबैक होता है उसका फिर कोई तोड़ नहीं है। वो तो है ही। कभी हुआ है? नहीं, ब्रेकअप क्या आज तक Breakup रिलेशनशिप भी में प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आया। थोड़ा इन चीजों से दूर हूँ मैं। बहुत चलो, बड़ी अच्छी चीज है। क्योंकि अपन रिलेशनशिप हुकअप्स वगैरह इन सब चीजों को सही नहीं समझ। आजकल वैसे ना हुकअप कल्चर तो समझ मेरी समझ के भी खुद बाहर है। बहुत इंसान को Spoiled है बहुत स्पॉइल्ड है और इंसान की लाइफ बर्बाद उससे होती है। शुरुआत ही वहाँ से क्योंकि वहां से जो एडिक्शन होता है इंसान को, फिर वो उसकी मैरिड जो रहता है ना इंसान, वो भी नहीं कर पाता। अपनी वाइफ को भी आप लॉयल नहीं दे पाओगे कभी। अगर इस लाइन में अगर आप आ गए, इस चीज का आपको चस्का लग गया, तो आप अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। खुद से लॉयल नहीं रहता इंसान। उससे लॉयल नहीं रहता ना। सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे चली जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज। हाँ, फिर अपन कहाँ थे? फिर चलिए जिम वगैरह स्टार्ट करी। ठीक है, फिर आप जब लाइक माइंडेड लोगों के बीच में जाते हो तो फिर आप धीरे धीरे वो पॉजिटिव होने लग जाते हो। तो वहाँ पे भी अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब जैसे मैं तो अब इसकी नहीं लड़का हूँ अभी भी, अच्छे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आते थे, मेहनत करते थे, तो उनको हम देखते थे कि नहीं यार, ही मतलब एक बंदा है, ऐसा बनना है। देख के लगता है मोटिवेशन ये भाई है यार, देखो क्या स्ट्रेंथ है इनकी, ऐसा बनना है। तो उनको देख के भी मोटिवेट हुए। तो धीरे धीरे हम ऐसी प्रोग्रेस करते गए। तो फिर अब क्या हुआ कि मैं तो चलता गया, लेकिन साथ वाले धीरे धीरे हटने लग गए। साथ वाले धीरे धीरे चले गए। मुझे आदत फिर लग भी गई, क्योंकि मैं अकेले ही करने में बिलीव करता हूँ। आपको करना है, आपकी ग्रोथ है, आपको खुद ही करना पड़ेगी, साथ में कोई भी नहीं करता। आदमी जब ऊपर जाता है तो उसके साथ वाले सब पीछे छूटते जाते हैं। धीरे 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 ऐसे चलते गए। ऐसा करके जर्नी तो रुकी नहीं मेरी। फिर लॉकडाउन आ गया। बहुत लॉस हुआ होगा उस टाइम? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। उस समय भी अपना डेडिकेशन आप नहीं था बिल्कुल। लोगों ने घर पे नहीं कर पाते हैं। मुझे दिमाग में ऐसा है कि एक तरीके से कीड़ा बोल लो, मैंने घर पे भी करी, वो उसी लेवल से करी। सबका क्या ईगो हर्ट हुआ? ईगो हर्ट नहीं भाई, वो तो जब खत्म हो गया, हाँ, उसके बाद वो फेज तो खत्म हो गया। मतलब एक टाइम उस तक लाइन में उतरने के बाद दिया। इट बिकम योर एडिक्शन। मतलब एक बार रिजल्ट आ गए तो उसके बाद अब इन चीजों को छोड़ोगे नहीं। बिल्कुल, इन चीजों को नहीं छोड़ पाता इंसान। और फिर उस चीज में जो मजा है, अब आज की डेट में ऐसा है कि नहीं, अगर जैसे जिम तो एक बहुत, अगर नहीं जाओ तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है इसको। बिल्कुल। आर्नोल्ड का भी कहना है ये तो कि इट इज माय पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब उस व्यक्ति ने भी, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो आज वहां तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने इस चीज को अपना पार्ट ऑफ लाइफ। बुढ़ापे में नहीं छोड़। रोनी कॉलमैन हाँ। व्हील चेयर पे, लेकिन अभी जिम जाना नहीं लोगों के छोड़ा। आप बोल सुनो, वो यूं कहते हैं कि क्या मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ रोज, क्या मैं रोज खाना नहीं खाता। तो ये जिम का तो सवाल ही नहीं उठता। ये भी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। उनकी लाइफ बहुत बड़े, बहुत ग्रेटेस्ट लोग हैं यार, बॉडी बिल्डिंग लाने वाले हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो फिर उनकी तो बात ही अलग है। हाँ, तो फिर अब लॉकडाउन में भी करा। तो लॉकडाउन में कैसे करा, अपन ने फिटनेस पे भी ध्यान दिया। नंचाकू एक फाइटिंग स्टाइल है, वो मतलब मेरे फादर से सीखा है। तो मैंने एक्चुअल में क्या है कि ब्रूस ली का भी बहुत वीडियोस देखकर भी मैं मोटिवेशन मुझे बहुत मिला है स्टार्टिंग में। तो देखकर मैं सीखा भी अच्छे से, मतलब वो भी करता था। और साथ में डंबल्स वगैरह मैंने घर पे बना लिए थे। अच्छा, तो वो लॉकडाउन की वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी अपने नंचाकू वाली। हाँ, वो पुरानी है, अभी वाली नहीं। अभी वाली तो अभी की है, वो पुरानी भी है। मेरी सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने एक रील बनाई थी वो नंचाकू की, वो लॉकडाउन के टाइम की थी। तो लॉकडाउन में भी मैंने पूरा ध्यान दिया फिटनेस पे। और फिर हमारे इसमें रमजान आते हैं, तो रमजान में भी फास्टिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें भी मैं डाइट को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो वो डेट्स वगैरह खाते हैं? डेट्स वगैरह। और मैं क्या करता हूँ, जैसे वो बहुत एक हेल्दी चीज है इंसान के लिए। फास्टिंग करना बहुत हेल्दी है। बिल्कुल, हर रिलीजन में फास्टिंग का रहता है रोल। फास्टिंग से भी बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा है उसका। मतलब आपके जो डिटॉक्स हो जाती है। इवन जिसके बॉडी में कैंसर भी बिल्डअप हो रहा है, तो वो भी खत्म कर देती है बॉडी, इतनी लॉन्ग अगर आप फास्टिंग करोगे तो। ये साइंस प्रूव कर चुका है ये चीजें कि जैसे आप अगर फास्टिंग पे लोगे ना, तो बॉडी को एनर्जी जो चाहिए रहती है। बॉडी, आप वर्क तो कर रहे हो, बिल्कुल, आप खा नहीं, डाल नहीं रहे हो चीजें, लेकिन आपका काम तो चल रहा है, फ्यूल नहीं जा रहा है, लेकिन तो बॉडी जो रहती है अपना जो अंदर फैट्स वगैरह जो चीजें रहती है, इनको ईट कर लेती है अंदर से, और इसके थ्रू एनर्जी ले लेती है। तो ऐसे एनर्जी भी बिल्डअप होती जाती है। फैट लॉस भी होता है और रिकवर भी हो जाता है। रिकवर भी होता है इंसान। फैट जो एक्चुअल में जो फैट होता है ना, गुड फैट्स नहीं, अपनी बॉडी का जो फैट बता रहा हूँ मैं,
हाँ। अपनी बॉडी में जो ये फैट है, ये जो रहता है ना, ये अपना एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, जो एक अंदर बॉडी में मैकेनिज्म रहता है। एक डाउट था मेरे को कि गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? ये खाने की चीज है, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। हाँ। एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसमें दो पार्ट रहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। जो ऐसा गुड फैट और बैड फैट नहीं होता है। सैचुरेटेड फैट भी पहले एक मिथ था बहुत बड़ा कि सैचुरेटेड फैट बैड फैट होता है और मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड ये गुड होता है। ऐसा नहीं, सैचुरेटेड फैट की भी हमें जरूरत है। इवन जो अपना टेस्टोस्टेरोन है वो सैचुरेटेड फैट से ही बनता है, लेकिन इनकी लिमिट्स रहती है, डेली लिमिट्स, उनको आजकल लोग क्रॉस कर जाते हैं। बैड फैट जो होता है मैं बताता हूँ, ट्रांस फैट होता है। ऑयल में जो अननेचुरल, जैसे कि आज की डेट में सोयाबीन ऑयल, इनमें ट्रांस फैट पाया जाता है। ये जो रहता है ना मैन मेड फैट, एक तरीके से सिंथेटिक मान लो आप, नेचुरल नहीं सिंथेटिक है। सैचुरेटेड जो होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा नहीं खा सकते आप। ऐसा है। ये जो खाने का फैट है ये एक अलग चीज है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है। अब अपनी जो बॉडी में फैट है मैं उसकी बात कर रहा था। बॉडी में जो फैट रहता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स रहता है। ऐसा तो ठीक है, फिर लॉकडाउन आया, उसमें भी सरवाइव करे, उसमें भी करा, थोड़ा बहुत लॉस किया, थोड़ा वेट गेन हो गया, क्योंकि अब जो जिम रहती है वो इक्विपमेंट्स नहीं थे और ऑब्वियसली डाइट तो थी, लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा तो घर था। में सब लोग खाना और राशन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी। खैर उस समय भी पनीर खाया मैंने तो मतलब एक्सेस कर लिया कहीं से भी, कुछ भी करा। Access क्या होता है? एडवोकेट थे ना तो उनको बिल्कुल। पूरी छूट थी, हाँ। जा सकते थे, कोर्स तो चालू थी, तो थोड़ा बहुत एक्सेस तो था अपने वो पास। भी 1 से 1.5 साल तक की बात रही, उसके बाद तो धीरे धीरे सब दोबारा भी लॉकडाउन लगा था ना एक बार। हाँ, तो लेकिन उसमें अपन जा रिकवरी सकते करी, थे। फिर थोड़ा एक्चुअल में मैंने देखा आई वाज अराउंड 82 kg, मतलब इतना हेवी हो गया था मैं उस समय। फिर जिम वापस गए, फिर वापस अपने फैट लॉस करा, फिर ऐसे करके मैं चलता रहा। मतलब जिम तो अपनी जुड़ी हुई रही, अपन करते रहे ग्रोथ इसमें। मतलब 9th क्लास से फिर आज तक जिम नहीं छूटी? नहीं छूटी ना, छोड़ी तो है ही। कंसिस्टेंसी दिख रही है अभी। अब वो तो देखो यार, किसी भी चीज में आप कुछ करोगे ना तो आपको इन रिटर्न तो मिलते ही है, बहुत अच्छे से रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जो कुछ भी, ये बॉडी ऐसी चीज है, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सबसे इवन लैंड से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा फायदेमंद इन्वेस्टमेंट मैं तो बॉडी को समझता हूँ। इसमें Body and आपको mind। हाँ, इन चीजों में आप कर लोगे इन्वेस्टमेंट तो आप पॉजिटिव भी हो जाओगे और आपकी रिटर्न जो मिलेगी उससे मतलब एक जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा आपके इधर भीतर, वो बहुत अच्छा है। अच्छे व्यक्ति के आसपास मतलब एक गुड एनर्जी फील होती भी है। हाँ, तो फिर अपन कहाँ थे, फिर ये अपना चलती गई सब जर्नी। फिर क्या हुआ एक्चुअल में, मतलब मैं बहुत एग्रेसिव हो गया उसमें बॉडी बिल्डिंग। मतलब इतना जुनून आ गया कि लिमिट से ज्यादा वेट लिफ्ट करना, हेवी से हेवी, ईगो लिफ्टिंग हर मतलब एक मैं भी उस फेज में आया। करीबन 3.5-4 साल होगा मुझे उस करते करते बॉडी बिल्डिंग, लेकिन उस समय फिर ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। मतलब हेवी से हेवी वेट लगाना। मतलब जो आज जो लड़के गलती करते हैं मैं जो देखता हूँ, वो गलतियां मैंने बहुत करी हैं। इतना वेट उठाना कि आसपास के मतलब लोग भी देखते रहे, ऐसा एक माइंडसेट बन गया कि नहीं हेवी से वेट उठाऊंगा। तो भले सपोर्ट लगता था, लेकिन वो देखते ना अपन आजकल के 100 kg की बेंच लोड कर ली, लेकिन खुद से 50 kg भी नहीं उठा सकते और दूसरा सपोर्ट दे रहा है और 2 लोग लग रहे हैं। हाँ, बस वो हो गई बात। करा वो भी, तो थोड़ा टाइम तक यंग थे तो बॉडी ने भी साथ दिया। स्ट्रेंथ वगैरह नहीं बढ़ती ना उससे? ईगो लिफ्टिंग से कुछ भी नहीं होता, इंजरी होती है। क्योंकि आप तो स्ट्रेंथ लगा नहीं रहे हो, जब मसल्स ही ब्रेक नहीं होंगे आपके प्रॉपरली तो फिर रीग्रोथ होगी कैसे? अब आप कहने को तो आप उठा रहे हो, आपको लग रहा है कि माइंड में कि हाँ हमने उठाया, लेकिन सामने वाला बेचारा वो ऊपर से खींच रहा है ना। एक इंसान की ताकत कहाँ लगी, उसकी भी तो बाइसेप बन रहे हैं ना साथ में। तुम चेस्ट लगा रहे हो तो क्या हुआ? तो ईगो लिफ्टिंग हुई। फिर मुझे कोचेस बोलते भी थे कि बेटा देखो मत करो, लेकिन अब वो माइंड वो जो एक 18-19 साल की एज रहती है, 17-18 साल, उस समय इंसान क्या है कि थोड़ा इमेच्योर होता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है, क्योंकि ताकत आ जाती है इंसान में तो फिर वो थोड़ा वो ऐसा ही होता है कि नया इंसान बाइक सीखा है वो फिर वो हवाई पायलट बन रहा है। बस वही बात है। तो फिर वो करा, तो उसका एक बहुत नुकसान खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। पहले तो मुझे माइनर स्लिप डिस्क हुई,
उस समय मैं मतलब इंदौर जिम जाता था। इंदौर जिम में अपनी इंदौर की बहुत मतलब पुरानी ओल्ड इज गोल्ड जिसे बोलते हैं, हाँ। जो एक विंटेज लुक, जो एक आयरन की प्लेट्स, अच्छा, देसी जो कितनी है पुरानी है वो? हाँ, मतलब आज भी वो जिम मतलब बहुत मेरी नज़र में बहुत बेस्ट है। रिस्पेक्ट की नज़र से रिस्पेक्ट की देखिए। नज़र से बहुत मतलब ऊंचा लग रहा है उसका। तो वहाँ पे जाता था मैं, तो मुझे माइनर स्लिप डिस्क हुई। तो मेरा क्या है, बॉडी में मेरी भी एक खासियत है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है मेरी। डाइट अच्छी होगी। डाइट भी है और मतलब मैं दूसरे लोगों से भी ज़्यादा मैं रिकवर बहुत जल्दी कर जाता। तो स्लिप डिस्क हुई मुझे, लेकिन मैं बहुत जल्दी सही हो गया, 1 इन अ वीक में ही मतलब वापस सही। तो ऐसे करके मुझे 4 बार स्लिप डिस्क हुई। उसके बाद में भी मैं वेट लिफ्ट करना नहीं छोड़ा, हेवी। मुझे गाइड भी करा लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, फिर दोबारा हुई। तो ऐसे कर करके चलता गया। फिर मैंने जिम चेंज करी, दूसरी जिम आया जहाँ मैं अभी जाता हूँ, वहीं आया। 1.5 साल पुरानी बात है, मुझे मेजर स्लिप डिस्क हुई L4 L5 रीजन में। इतनी मेजर हुई कि 3-4 महीने बेड पे निकल गए। उस समय उस स्लिप डिस्क इतनी भयानक हुई थी कि जो आप कर लेंगे तो क्या है, जो ये पीछे से जो डिस्क रहती है ना, इसका फ्लूइड निकल जाता है। पीछे जितनी भी नर्व जा रही है आपकी, इस स्पाइन के पीछे जो नर्व जाती है उसको पिंच करता है वो। तो आप जैसे मूवमेंट करोगे ना तो मूवमेंट भी नहीं होता। तो मेरा ये राइट लेग जो है वो मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था और उड़ भी नहीं पा रहा था। अपनी पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी स्पाइन में नहीं होती, एक साथ नहीं होती है। जैसे ये अपनी जो स्पाइन है ना, ये मतलब ये पूरी डिस्क से बनी हुई है, डिस्क को मिलाकर बनी है। तो इसमें लंबा रीजन जो रहता है स्पाइन का, सबसे नीचे का, इसमें थोरासिक स्पाइन रहता है और सर्विक्स रहता है। ये जो गर्दन क्या है, और इसके बीच में थोरासिक रहता है, सबसे नीचे रहता है लंबा। तो लंबा रीजन में मुझे स्लिप डिस्क हो गई, सबसे जो नीचे रहता है L4 L5। उस समय मुझे शुरू में तो कुछ पता भी नहीं था, इन चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे हुआ क्या है। नॉलेज की कमी भी रहती है, अभी तो एक्सपीरियंस है, आज मुझे पता है कि क्या चीज़ है, लेकिन उस समय तो नहीं थी नॉलेज। अभी कहीं से सीखा, धीरे धीरे टाइम से सीखता है टाइम से और यूट्यूब से। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। देखो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो उस समय स्लिप डिस्क हुई, और इतनी भयानक स्लिप डिस्क हुई कि समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली मेरे पापा को भी बहुत पहले स्लिप डिस्क हो चुकी थी, तो उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी वगैरह, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे बहुत मेजर हुई थी प्रॉब्लम, इतनी मेजर। इसमें 2 डॉक्टर्स काम आते हैं, एक तो ऑर्थोपेडिशियन और एक आपका न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी नसों के डॉक्टर रहते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया हमने, तो उसने सीधे मतलब यही बोला कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन होगा आपका, डिस्केटोमी सर्जरी होगी, माइनर सर्जरी होती है, तो आप MRI करवाओ। यार मेरा तो मतलब पूरा दिमाग खराब हो गया फिर उस समय। मैंने ये क्या हो गया यार। और मेरे पापा बोले कि बेटा करा लो, लाइफ से रिस्क नहीं लेना, जिंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन यार मेरे दिमाग में था, जब मैं क्या थोड़ा जिद्दी हूँ शुरू से, कर लूंगा रिकवर खुद से। अब मैं एक बार सोच लिया कि ये काम करना है, तो वो करना है। तो यार मैंने सोच लिया, तो मैंने यार सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। उस समय मतलब गाइडेंस यूट्यूब से मिली। सबसे मतलब एक अपने लेजेंडरी यूट्यूबर है गुरुमान। एक्चुअल में इंडिया में क्रेज ही वही लाया है इन चीज़ों का, यूट्यूब पे फिटनेस की जो इन्फॉर्मेशन देने का। उनका अपन उनके शुरू से अपन फैन है। गुरुमान की मैंने मतलब 2-3 वीडियोस देखी, ज़्यादा नहीं, बहुत पहले की देखी हुई है। मैंने तो अपनी फिटनेस मतलब उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी हेल्प रही है अपनी आज जो फिजिक है इसमें। बहुत सारी डाइट्स वगैरह सब उनकी वीडियो से सीखा मैंने स्टार्टिंग में। तो उनकी वीडियो मैंने देखी, उन्होंने इस पर भी बना रखी थी। तो उन्होंने लाइफ स्टोरी बताई। उन्हें भी 3-4 बार स्लिप डिस्क हो चुकी है, तो उन्होंने भी आज तक ऑपरेशन नहीं कराया था। इस बारे में उन्होंने बताया कि बोले इन चीज़ों में आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मैकेनिकल ही होगा। आप दवाई खा के, और अगर सर्जरी से आप करवाओगे तो उसमें एक तो पैसा वेस्ट होगा, अगर आप मैकेनिकली सही हो सकते हो, एक्सरसाइज से सही हो सकते हो, तो फिर क्यों करवाना। तो मेरे दिमाग में वही बात आई यार। और एक्चुअल में फिर MRI वगैरह भी मैंने अवॉइड कर दी। मैंने पापा को बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे एक मौका दो आप। स्लिप डिस्क होती किससे, मतलब कौन सी बेसिक ऐसी एक्सरसाइज? डेडलिफ्ट से हुई मुझे। मैं आज भी मतलब डेडलिफ्ट से ऐसा मुझे प्रॉब्लम हुई है कि आज भी उस लेवल की डेडलिफ्ट नहीं लिफ्ट कर पाता हूँ उस वजह से। एक तो डेडलिफ्ट और एक स्क्वाट, ये दोनों में बहुत हेवी लगाता था। मतलब मेरा वेट था 67 और मैं डेडलिफ्ट 180 की मारता था
170 180 की, लेकिन मैं पूरा राउंड हो जाता था और मेरी फॉर्म बहुत बेकार थी उस समय, इतनी बेकार कि रीजन से अब अगर मैं अपनी वीडियो देखूं उठा के, उस समय वीडियो नहीं शूट करी तो मुझे खुद डर लगेगा ये मैं क्या करूँ, इतनी बेकार फॉर्म थी। एक तो ज़्यादा अपन बहुत हाई लेवल की जिम में भी नहीं थे तो ट्रेनर्स भी नहीं होते थे, तो उस समय फिर डेडलिफ्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई और मुझे इतनी मतलब बहुत एक बड़ा लेसन मिला उससे, लाइफ लेसन कि ईगो लिफ्टिंग क्या होती है और आपको कहाँ तक ख़त्म कर सकती है। दिस इज अ लेसन फॉर मी, क्योंकि मैंने भी अभी अपनी जिम की जो लाइफस्टाइल जो स्टार्ट की मैंने, आपने भी स्टार्ट करी, अभी मैंने जिम स्टार्ट किया, तो ईगो लिफ्टिंग समझ में आ रही कि अब ईगो लिफ्टिंग मतलब सबसे बेकार। और ये एक आप देखो खुद की भी कमियां रहती हैं, मेरे में भी कमियां थी जिन्हें सुधारा है, अभी भी हैं, वो तो कमियां तो सब में रहती हैं, खूबियां हैं तो कमियां भी नहीं, लेकिन उस समय ये मेरी बहुत बड़ी कमी थी और एक बहुत गलत चीज़ थी कि मैं दूसरों को देख के ईगो लिफ्टिंग करता था कि यार ये इतना लगा रहा था, मैं भी लगाऊंगा। वो एक थोड़ा हो जाता, सबके आता है लाइफ में फेज। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ, मुझे देख के ईगो लिफ्टिंग करते, लेकिन वो गलत चीज़ है। इसीलिए तो ईगो बोलते हैं उसे, बस कहीं ना कहीं हिट करता है कि वो कर रहा तो मैं भी करूंगा, लेकिन तुम खुद को नहीं देख एक रहे हो। बहुत बड़ी कहावत है, ठोकर खा के इंसान ठगोर बनता है। तो बस वही बात है कि ठोकर खाई लेकिन फिर धीरे धीरे ठाकुर भी बन गया। तो धीरे धीरे फिर इन चीज़ों से निकला, तो मुझे डॉक्टर का तो मैंने साथ छोड़ दिया, उसके बाद डॉक्टर को विजिट भी नहीं करा मैंने खुद ही एक्सरसाइजेस देखी, यूट्यूब पे देखी, सही करना स्टार्ट करा और मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला एक्सरसाइजेस का, तो फिर मैं थोड़ा काम डाउन हुआ कि यार थोड़ा पेन कम। बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहती हैं, ये थोड़ा रिस्क भी था लेकिन मैं रिस्क लेकर कर रहा था क्योंकि मुझे तो सही खुद ही करना था। उसमें ये रिस्क था कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर आप सर्जरी के अलावा हो गया तो मैंने ये सोचा वैसे भी सर्जरी करवानी है, अब रिस्क ले ही लो। ये सही चीज़ थी, बस इसलिए मैंने रिस्क लिया, तो फायदा तो हुआ यार। जब एंड रिजल्ट सर्जरी ही है बस तो रिस्क ले लो, अगर सुधर गए तो सुधर गए। हाँ, तो फिर करी बहुत, मैंने एक्सरसाइजेस करी, मतलब मेरा डाइट ली मैंने, लेकिन उस समय भी मैंने डाइट का साथ नहीं छोड़ा। तब से एक ही टाइप की डाइट कंटिन्यू नहीं, डाइट होती रहती है, डाइट प्रॉपर डाइट है। प्रॉपर डाइट का मतलब ये नहीं कि एक ही चीज को खाना, वो डाइट नहीं होती, वो कैद होती है, वो आप एक तरीके से कैद हो गया उसमें। वो गलती भी करी है मैंने, उस बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है, जो लोग बल्किंग पे रहते हैं वो दिन में सुबह ओट्स बनाना वगैरह खा रहे हैं, रात में देखो इनमें वैरायटी ऐड कर सकते हो आप। हाँ। ओट्स तो एक ऐसी चीज है मैंडेटरी है एक तरीके से मेरे लिए तो, लेकिन उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो आप बहुत सारे, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिर स्लिप डिस्क से कैसे रिकवर हुआ मैं पहले आपको वो बताता हूँ। तो उस समय फिर मैंने एक्सरसाइजेस करी, तो फिर मुझे जिम में ही एक मेरे बड़े भैया हैं, तो वो एक्चुअल में पावर लिफ्टर ही है, शॉर्ट डिस्कस थ्रोअर है वो। तो उनका तो मतलब वो तो आज जो वेट बहुत वेट मारते थे उस समय, 160 kgs की तो बेंच ही लगाते थे। सोच रहे हो आप 150 की बेंच प्रेस डेडलिफ्ट भी नहीं रहती है इतनी लोगों को। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करा, उन्होंने बताया कि देखो, उन्होंने एक सजेस्ट करा मुझे फिजियोथेरेपिस्ट, तो एक्चुअल में कायरोप्रैक्टर भी थे वो। तो वहाँ पर मैं गया, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 5 सेशन लगेंगे। उन्होंने मुझे पूरा एक्चुअल में सेट करा, बॉडी का अलाइनमेंट सेट करा। उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये आपकी है तो मेजर स्लिप डिस्क है, रिकवर हो जाओगे। उन्होंने मुझे 3-4 एक्सरसाइजेस बताई। वहाँ मैं उनके पास जब गया जब मैं थोड़ा रिकवर हो चुका था, और फिर मुझे लग रहा था कि अब रिकवरी मेरी रुक गई है, अब मुझे किसी की हेल्प लेना पड़ेगी। फिर मैं उनके पास गया, तो फिर उन्होंने मुझे सही करा थोड़ा। उन्होंने भी मुझे बोला था 5 से 6 सेशन का। एक सेशन में मुझे आधा 1 घंटा मुझ पर काम करते थे पूरा कैसे मुझे पूरा सेट करते थे, मसाज करते थे, मायोफेशिया रिलीज करके एक थेरेपी रहती है वो करते थे, लेजर थेरेपी ये सब करते थे। आधा 1 घंटा मुझे देते थे वो पूरा दिन का। ऐसे करके उन्होंने मुझे 5 बार बुलाया था, लेकिन वो भी शौक हो गया, मैं 3 सेशन में सही हो गया पूरा फिट एंड फाइन। उन्होंने भी मुझे ये बोला आपकी बॉडी रिकवरी बहुत फास्ट है। तो वहाँ से पूरा सही होने के बाद मैं, जब मुझे स्लिप डिस्क हुई थी, मैं 73 kg का था, मैं 64 पे आ गया था सही होने के बाद। मतलब इतना मेरा ये पूरा मसल लॉस हो गया था, क्योंकि मेजर जो एक्सरसाइजेस वो नहीं कर पाते। तो मेजर एक्सरसाइज नहीं थी ना, बंद था पूरा, जिम बंद था, अपर बॉडी वगैरह बाइसेप्स वगैरह मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ, सिर्फ रिकवरी। मैं शुरू में गया, लेकिन मुझे फिर पेन बढ़ने लगा तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा कि 2-3 महीने का ब्रेक लेने से कोई दिक्कत नहीं है, अपन फिर रिकवरी कर लेंगे। तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ही मोड़ हुआ मेरे लिए, क्योंकि
मैं कहाँ अच्छी खासी फिजिक मेंटेन करी हुई थी और उसके बाद मैं एकदम फिर दुबला हो गया, सारा मसल लॉस हो गया मेरा। 64 पे आना 72 से, सोचो आप, ये सब मसल लॉस था मेरा। डाइट लेने के बाद में भी हो गया क्योंकि वेट तो लिफ्ट हो नहीं रहा है, मसल ही नहीं ब्रेक हो रही है, मसल ब्रेक नहीं हो रही है और मसल को वो ही नहीं मिल रहा ना काम करने की। बॉडी ऐसी है, अपनी बॉडी बहुत मतलब ऐसी है कि जो काम की चीजें रहती है उनको ही तवज्जो देती है। बॉडी का भी एक मैकेनिज्म है, अगर उसे काम की, जैसे बॉडी मसल बनाना नहीं चाहती अपनी, बॉडी का मसल पे काम ही नहीं कर रहे हैं, नहीं चाहती, बॉडी का प्राइमरी काम है ही नहीं है कि वो मसल बिल्ड करे, उसको आपको मजबूर करना पड़ेगा। वो करते भी हैं हेवी लिफ्ट करके, तभी अगर आप मसल ब्रेक नहीं करोगे तो बॉडी कभी मसल खुद से नहीं बनाएगी। अगर ऐसा हो तो फिर हर व्यक्ति फिजिक बना के घूम रहा है, बैठे बैठे फिजिक बने, बस वही बात है। मेंटल ब्रेकडाउन एक कॉमन सेंस की बात भी है ये हाँ कि बॉडी अगर बैठे बैठे मसल बनाने लगे तो फिर लोग जिम क्यों जाएंगे। काम को लेके भी ऐसे, जब बैठे बैठे काम हो रहा तो आदमी काम कौन करेगा। तो बस फिर बहुत मतलब ऐसे फेज पे आया, फिर अपने आप को मिरर में देखा तो बहुत बुरा लगा। बहुत शर्म तो नहीं आई क्योंकि मैं फेज से गुजर तो चुका हूँ, पहले भी बीमार हुआ था, लेकिन फिर यार मुझे बहुत वैसा लगा कि यार अपन कहाँ से कहाँ गए। फिर लोगों ने भी टोकना शुरू करा, लोग छोड़ते कहाँ हैं सर, यार तुमको क्या हो गया, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। मजे लेने मिले, मजे लेने वाले जो टॉन्ट मारने वाले लोग जो रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आप थोड़े जेलस भी रहते हैं अंदर ही अंदर, वो लोग थोड़े खुश भी हो गए। फिर अपन ने उनको तो इग्नोर करा सबको, अपन अपना माइंडसेट पॉजिटिव शुरू से ही है, तो मतलब उस चीज में ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। कई लोगों ने मोटिवेट भी करा कि भाई देखो चलता रहता है ये, तो अपने से जो सीनियर है उन लोगों ने मोटिवेट भी करा कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर रिकवरी करेंगे। फिर रिकवरी करी तो 1 मंथ में मतलब ऐसा रिजल्ट आया कि फिर से मैं वापस मोटिवेटेड हो गया और फिर मैंने धीरे धीरे मेरी फिजिक बिल्ड करना शुरू करी। तो उस समय रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि जो बॉडी रहती है, आपने एक बार जो मसल बिल्ड कर लिया उसका, उसकी मेमोरी, मसल मेमोरी जिसे बोलते हैं, वो बॉडी हमेशा के लिए रख लेती है। जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जब तक कि आपकी बॉडी को याद रहेगा कि यहाँ तक मसल आपने बनाया था, तो वहाँ तक जैसे जो स्टार्टिंग से यहाँ तक 3 साल जो मैंने बॉडी बनाई, अगर मैं 1 महीने 2 महीने नहीं जाके उसको पूरी खत्म भी कर लूँ तो उससे रिकवर होने में मुझे वापस 3 साल नहीं लगेंगे, मैं उसे 3-4 महीनों में कर लूँगा। कोई भी हो, ये बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं क्योंकि वहाँ तक आप पहले जा चुके हो, तो दोबारा आपको ABCD नहीं करना पड़ेगी उस चीज़ की, बॉडी को याद रहता है। तो फिर मैंने वापस रिकवरी करी, धीरे धीरे करके 3-4 महीने में मैं पहले जैसा था वैसा हो गया। बहुत हार्ड वर्क लगा उसमें लेकिन, और बहुत मैंने उसकी डाइट बहुत पुश करना पड़ा जब जाके, तो फिर वहाँ तक वापस आ गया मैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते गए, चलते गए, चलता रहा ऐसे ही, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। दिन में कितना टाइम ट्रेन करते हो? बस एक टाइम ओनली। कितने घंटे हो गए? देखो एक्चुअल में स्टार्टिंग में मैं ये भी एक गलती करता था, मैं 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता था। मुझे लगता था कि जितना ज़्यादा ट्रेन करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो भी गलती थी मेरी। तो फिर मुझे थोड़ी गाइड, देखो धीरे धीरे गाइडेंस मिलने के बाद अब जो है समझ गया, लेकिन अब 1-1.5 घंटा इनफ होता है एक्सपीरियंस एथलीट के लिए भी। 1.5 घंटा बहुत है। तो रेस्ट वगैरह जो बिटवीन सेट्स, रेस्ट बिटवीन सेट्स में देखो सेट्स के हिसाब से रहता है। एक्चुअल में जैसे आपको रेस्ट लेना है तो कोई मेजर मूवमेंट है, जैसे बेंच प्रेस वगैरह हुई, हेवी आ रहा हो आप अगर, तो उसमें आपको 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट तो लेना पड़ेगा। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, या तो कई लोग ऐसे रेस्ट लेते हैं कि 10 मिनट बैठ जाते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं आजकल। वो तो गलत है ही, सबसे ज़्यादा गलत वही है, तो वो भी गलत चीज़ है, वो भी नहीं करना चाहिए। रेस्ट वगैरह 1-1.5 मिनट इनफ है। ओके, तो डाइट पे आते हैं आप। आपकी जो जैसे फास्टिंग वाली डाइट बताओ आप पहले, जैसे आप रमजान वगैरह पे रहते हो तो देखो रमजान में ऐसा रहता है, रमजान में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन ठीक है, वो तो ऊपर वाला ताकत देते ही है उस समय। तो जैसे फास्ट करते हैं हम, तो एक्चुअल में शहरी में उठते हैं तो अराउंड 3:30-4 बजे करीबन मिल लेते हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, उस समय मिल लेते हैं। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, उस समय मैंने 2-3 लोगों की, उस समय में जो स्टार्टिंग में आए, जब मेरी बॉडी बिल्डिंग फेज में पहली बार आता है, तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी अब क्या करूँ। तो जैसे साहिल खान वगैरह और गुरुमान सर ने उस पर भी वीडियो बना रखी है रमजान, इन लोगों की वीडियो देखकर मुझे थोड़ी गाइडेंस मिली। तो उस टाइम आपको क्या करना रहता है कि उस समय आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब बोले तो जो रॉ कार्ब, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, ओट्स हो गए,
तो ये जो है कॉम्प्लेक्स है, ये स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी लंबे टाइम तक प्रोवाइड करता है। इन चीज़ों को आपको ऐड करना है, ना कि सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स बोले तो पोहा हो गया, राइस हो गया आपका, और जो जंक फूड में जो कार्ब्स रहता है वो भी सिंपल कार्ब्स है। जंक फूड तो वैसे भी कोई अलाउ मैदा जो रहता है, हाँ। मैदा जो है वो सिंपल कार्ब। मैदा तो एक तरीके से वाइट पॉइजन ही है, इन चीज़ों कोई सेंस भी नहीं बनता ना, कोई कोई sense हर्ट ही करता आपको करके। तो मैं जैसे कि पराठा वगैरह ले लिया, और फिर अब आपका आ गया फैट्स लेना उस समय, और प्रोटीन हाई एकदम। तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि ऑमलेट वगैरह ले लेता हूँ, 5 अंडे का ऑमलेट लेता हूँ मैं, उसमें से होल 1-2 की निकाल कर इस टाइप से मैं ऑमलेट वगैरह और पराठे ले लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा अपना ऐड करता हूँ देसी घी वगैरह भी, और थोड़ा सलाद। उस समय में है ना कार्ब एक तो फ्रूट सोर्स से भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि फ्रूट की भी जो आपको क्या बोलते हैं ग्लूकोज जो रहता है वो भी उसकी भी जरूरत इतनी होती नहीं है। थोड़ा शुगर वगैरह हाई हो जाता, फिर उसके बाद वापस वो नेचुरल शुगर रहता है, हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं देता है, इतना नुकसान नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। उस समय में मतलब एक जो हैवी खाना जिसे बोलते हैं अपन, वो थोड़ा लेता हूँ। तो वो हो गया, और थोड़ा पानी ज़्यादा उस समय, क्योंकि उसके बाद आपको डायरेक्ट 7 बजे पीना है। तो पूरा दिन पानी भी नहीं रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर और सकते। अपने बेसिक जो दिन के काम रहते हैं उसमें दिन के काम और साथ में जो 5 वक्त की नमाज है हाँ। वो पूरी पढ़ना है। वो तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो रमज़ान में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है मामला, रोज, बिल्कुल रोज। तो उसके बाद सहरी करके फजर का टाइम भी हो जाता है 5:30 बजे हाँ। सुबह ही। तो सहरी करने के बाद फजर में नमाज पढ़ के फिर सोते हैं। तो फिर उसके बाद मैं उठता हूँ कितने बजे, उस समय जो देखो उस समय तो फिर कुछ खाना पीना रहता नहीं है। फिर तो उठता हूँ 12 बजे करीब, फ्रेश वगैरह होके अपना वही नहाए धोए, फिर जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है 1 से 1 से 1:30 बजे करीब। नमाज पढ़ के, नमाज भी हमारे क्या है जो शॉप है मेरी उसके पास में मस्जिद भी है, तो वहीं पढ़ लेते हैं। तो फिर ऐसे ही अपना पूरा दिन भर का काम, फिर ऐसे ही काम करते करते फिर 5 से 5:30 बजे करीब फिर नमाज का टाइम हो जाता है। और इसके बीच में ना खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपन आप काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद नमाज पढ़ के फिर जो है मगरिब का टाइम होता है, ये समय है रोजा खोलने का। तो ये 7 बजे, 6:30 से 7 बजे, थोड़ा टाइम डिपेंड करता है, चेंज होता है, मिनट्स का अंतर आ सकता है, 6:30 से 7 के बीच में रहता है। तो उस समय रोजा खोलते हैं, तो उस समय आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना है, क्रूशियल है थोड़ा टाइम वो। उस समय आपको सबसे पहले कोई काम करना है तो पानी पीना है। उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो खजूर खाना है। सबसे पहले खजूर, हमारे इसमें क्या है थोड़ा रिलीजियस में सुन्नत कहा जाता है, तो वो यही है कि खजूर से रोजा खोलो। तो खजूर नहीं हो तो फिर पानी, जिसके पास खजूर, सबसे पहले हम खजूर खाते हैं। फिर बहुत बढ़िया सोर्स है खजूर मतलब इंस्टेंट एनर्जी जिसे बोलते हैं वो मिलती है उससे। क्योंकि रमजान के टाइम खजूर बहुत, मतलब सेल्स भी उसकी बहुत बढ़ती है। हाँ बिल्कुल बढ़ती है। और मतलब इम्पोर्टेड जैसे मिडल ईस्ट से जो आपका अरेबिया कंट्रीज से जो आता है वो भी बहुत, क्योंकि उस टाइम मेरे घर पे भी खूब सारी डेट्स आ जाती है। हाँ वही ना, आपकी भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना। हाँ बस वही बात है। तो खजूर से आप रोज़ा खोलो, फिर आप पानी पियो थोड़ा, मतलब जैसे आदमी नॉर्मली 1 गिलास पीते हैं अपन, 2 से 3 गिलास पानी तो पीना है उस समय, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड है। उस समय आपको ये करना है कि उसे पहले तो हाइड्रेट करना है। हाँ उसमें एक पॉइंट मैं बताऊंगा बीच में, ये है कि उसमें आप जो सप्लीमेंट्स अगर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उस समय बंद करना है वो, क्योंकि क्रिएटिन लेने के टाइम पे आपको मिनिमम 5 लीटर तो पानी पीना ही है दिन में, और वो पॉसिबल नहीं है रमजान में। थोड़े टाइम पहले से बंद करना पड़ता है ना क्रिएटिन? ऐसा कुछ नहीं, इंस्टेंट बंद कर दो आप क्रिएटिन। लॉस नहीं होता? लॉस तो क्यों हुआ, लॉस मेरे को हुआ है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मली अगर आप पुश नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी को, मैं आपको अभी वर्कआउट भी बताऊंगा ना जिससे लॉस नहीं हो, देखो थोड़ा 19-20 का अंतर तो आएगा, क्योंकि क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में मसल में वाटर होल्ड करता है। अब आप जब उसे बंद करोगे तो वो वाटर पूरा रिलीज हो जाएगा, तो मसल में जो राउंडनेस है वो नहीं रहेगी क्रिएटिन के बिना। हाँ तो अपन कहाँ थे, जो क्रिएटिन फिर बंद करना है, और फिर आपको जो है आपका रोजा खोलोगे आप, तो उस समय आपको फ्रूट्स लेना है बढ़िया से। उस समय लोग गलती क्या करते हैं, मैं नहीं, कई जिम गोअर्स गलती करते हैं, जैसे कि उस समय जो हमारे इसमें क्या है भजिए वगैरह तले हुए सामान होते रहते हैं, तो वो उस समय टेस्टी भी बहुत लगता है, आदमी दिन भर का भूखा प्यासा, तो उस समय आप अगर ये चीजें ओवरईट करा वगैरह, हाँ भजिए सब तल के ये सब चीजें ओवरईट करा देती हैं इंसान को।
तो ये मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस उस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय इतनी टेस्टी लगती है, ऐसा लगता है आपके सामने बहुत बड़ी नियामत है। एक तो इंसान जो हर कोई जैसे डाइट वगैरह फॉलो नहीं करता, तो सबके लिए ऐसा जायज़ नहीं है, लेकिन जो उस स्ट्रिक्ट डाइट पे है, जैसे कि अब मेरे जैसा कोई बंदा है तो हाँ। मैं उसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, हम्म, क्योंकि उस समय अब मैं तो फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाए, हाँ। बनाना लिया, आपका बनाना बहुत बढ़िया उस समय। नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं उस टाइम, प्रोटीन नॉनवेज देखो उस इफ्तियारी में नॉनवेज नहीं रहता है मोस्टली, ज़्यादा नहीं होता। नहीं, इफ्तियारी कबाब में वगैरह कम भी लोग क्या? कम लोग बनाते हैं नॉनवेज, हर कोई नहीं बनाता है, हाँ। बनाने वाले उस समय भी बनाते हैं, लेकिन उस समय फैट्स को अवॉइड करना है। और नॉनवेज में अगर आपका चिकन नहीं है, रेड मीट है, तो उसमें फैट्स बहुत होते हैं। उस समय अगर बनता भी है तो मैं अवॉइड करता हूँ इंस्टेंट, मतलब एक इफ्तार के बाद उस समय मैं फिर प्रोटीन का सोर्स लेता हूँ, वे प्रोटीन, 1.5 स्कूप वे प्रोटीन में उस समय पी लेता हूँ, शेक बना के ऐसे ही पानी से डायरेक्ट। पानी से क्योंकि दूध वगैरह इन सब में भी फैट्स होते हैं, तो उस समय आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। फैट्स जो रहते हैं ना, वो आपकी प्रोटीन की और कार्ब की एब्जॉर्प्शन में टाइम लगाती है, तो आपको उस समय फटाफट से बिल्कुल बॉडी को रिहाइड्रेट और बिल्कुल पावरफुल बनाना है, वापस एनर्जी चाहिए, एनर्जेटिक होना है, तो आपको फैट्स को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इफ्तार करके फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नमाज पढ़ के फिर जो आते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि नमाज पढ़ने के बाद आप फिर डाइट लोगे अपना, फिर अपनी सेकंड मील का टाइम है। सेकंड मील जो है उसमें फिर आप करोगे, आपका जो मेन खाना जो रहता है, जो डिनर बोलते हैं, वो कर लो। हाँ। उस समय आप खा लो। अच्छा, इफ्तियार के बाद फिर से अब डिनर आप बोल रहे हो नॉनवेज वगैरह, जैसे अब इस समय खा सकते हो आप। अच्छा, इस समय आप खा सकते हो आराम से, वो भी मतलब इफ्तियार जब आप अपना रोजा खोलते हो उस टाइम नॉनवेज अलाउड नहीं होता, लेकिन उसके बाद अलाउड क्या है, खाने वाले खा सकते हैं, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ, अलाउड तो बिल्कुल है ना, जिनके यहाँ बनते हैं वो खाते भी हैं, अलाउड तो मैंने देखा है, कबाब वगैरह देखे हैं। नहीं खाते हैं लोग, मैं मेरे थ्रू बता रहा हूँ, मतलब जो डाइट फॉलो करता हूँ, मैं डाइट का बोल रहा हूँ, अलाउड तो सब है यार। आप खोलना हो तो बिल्कुल नॉनवेज ही खोल लो, वो कोई बात थोड़ी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूं रिलीजियस पर्पस से बता रहा हूँ ना आप, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं मेरे डाइट के थ्रू बता रहा हूँ कि ये चीज़ को थोड़ा अवॉइड उस समय करो, क्योंकि उस समय आपको बॉडी को पूरा रिहाइड्रेट करना है। उस टाइम मेंटली भी अपन को प्रिपेयर रहना पड़ता है कि मतलब सबसे बड़ा काम ही मेंटली भाई, नहीं तो कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर आप उस समय आपकी मील लो हैवी मील, उस समय आप ब्राउन राइस जोड़ सकते हो और नॉनवेज जोड़ सकते हो, रेड मीट ले लिया आपने, चिकन ले लिया, ये चीज़ लें, और फिर आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स उस समय खाओ, क्योंकि आपको बॉडी को, जो आपने बोला था मुझे स्टार्टिंग में कि गुड फैट और बैड फैट, अब यहाँ आता है पॉइंट के आपको थोड़ा सैचुरेटेड फैट भी ऐड करना है, वो आपको एग से मिलेगा, देसी घी से मिलेगा, दूध के अंदर जो फैट होता है वो भी सैचुरेटेड होता है बिल्कुल। और आपको अब मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड की रही बात, तो इसमें आपको सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, जितने भी सीड्स हैं ये सब गुड फैट के सोर्स हैं, और पीनट्स हो गए, जितने भी नट्स हैं ये सब गुड फैट के सोर्स हैं, और आपका जो ऑयल है उसमें ग्राउंड नट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब गुड फैट्स के सोर्स है। हालांकि ऑलिव ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो ज़्यादा ही होता है, खाने वाले जो फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल खाने वाले खाते हैं। मोस्टली ग्राउंड नट ऑयल मेरे घर में मैंने चेंज करवा रखा है, सोयाबीन हटाकर ग्राउंड नट ऑयल रखा है, बिल्कुल मूंगफली का तेल जो है। तो ये है, ये अपने गुड फैट के सोर्स हो गए। अब आपका टाइम हो जाएगा ईशा की नमाज का। अब ईशा के बाद हमारा इसमें एक थोड़ा रिवाज रहता है, तरावी बोलते हैं, वो थोड़ी ईशा की पूरी नमाज वैसे भी आधे घंटे की होती है, तरावी पढ़ने का टाइम होता है, इसमें 20 रकात रहती है, इसमें लगता है 1 घंटा तरावी में। ये रात के टाइम की बात है? रात के टाइम की बात चल रही है, आपका अराउंड 8 बजे की बात हो रही है। अच्छा। तो यहाँ 8 से 8:30 हो सकता है, टाइम डिपेंड करता है जगह के हिसाब से, हर जगह की टाइम 5-10 मिनट ऊपर नीचे। तो ये फिर आपका ईशा की नमाज हुई, फिर हाथों हाथ तरावी पढ़ाते हैं। तो तरावी में ये रहता है कि वे कुरान जो है वो सुनाया जाता है, तो उसमें मतलब आपको 1 घंटा लगता है रोज, पूरे 30 दिन तक सलाम। तो उस नमाज में टाइम लगता है, एक तरीके से बहुत एक्सरसाइज भी हो रही है उसमें, एनर्जी लग रही है बॉडी की। तो वो पढ़ते पढ़ते आपको 10 से 10:30 बज जाते हैं। फिर आता है टाइम जिम का। अच्छा, तो आप रमजान में रात में जिम जाते थे? हाँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्स हैं हमारे यहाँ, ऑप्शन हैं हमारे पास कि 1 से 2 बजे तक चालू कर देते हैं, मोस्टली ओनली रमजान टाइम। तो अब आप जिम जा रहे हो, अब आपको जिम जाने से पहले तरावी पढ़ते से ही सबसे पहले आपको फिर एनर्जी चाहिए, थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लिए, प्री वर्कआउट बोल रहा हूँ इसको आप। फ्रूट्स खाने के बाद आपने थोड़ा सा, अगर आप हो सके तो प्रोटीन
फिर लो, तो वो आप एक के थ्रू भी ले सकते हो, प्रोटीन शेक फिर से पी सकते हो। प्री वर्कआउट में आप जनरली क्या लेते हो? मैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स लेता हूँ, जैसे कि आपका पहले तो एक प्रोटीन लेता हूँ, हाँ। इसमें एग्स जोड़ लेता हूँ, और एक अपना कार्ब का सोर्स कुछ भी, फ्रूट कोई सा भी पीस ऑफ फ्रूट हो गया, संतरा हो गया। रमजान के टाइम पे तो हालांकि सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना बेस्ट समझता हूँ मैं उस चीज़ में। और एक चीज़ ये है कि आप चुकंदर को बिल्कुल ऐड करो, बीट रूट को, बहुत बढ़िया जूस वगैरह, जूस जिंजर वगैरह भी मिलाते हैं उसमें लोग, जिंजर भी मिलाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, फायदा रहता है। तो हाँ, फिर अपन प्री वर्कआउट मील ले लो, पीस ऑफ फ्रूट ले लिया और थोड़ा सा प्रोटीन, इन दो चीज़ों, फैट्स नहीं लेना है इस समय भी। अच्छा, इस समय ज़्यादा फैट्स नहीं लेना, थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि फैट्स लेने के बाद बॉडी में हेवी हो जाती है, तो फिर आप वर्कआउट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर गए आप वर्कआउट करने, अब इस समय वर्कआउट में भी ध्यान रखना है, उतना इंटेंस उतना पावरफुल वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि बॉडी ना तो इतनी कैपेबल रहेगी उस समय, ना इतनी एनर्जेटिक रहेगी। तो आप जैसे कि अराउंड अगर अपना जो वेट टॉप है 100 kg मान लिया बेंच में, तो आप 60-70 से ज़्यादा मत लगाओ, आपका एंड सेट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि स्ट्रेंथ रिलाई कर सकती पर्सन टू पर्सन, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन जनरली एडवाइजेबल ये रहता है कि कम से मारो, और कम समय। और जैसे आप 1.5 घंटा वर्कआउट मैंने मेरा बताया, तो मैं उस समय 45 में खत्म कर देता हूँ, मतलब हाफ कर दिया वर्कआउट को, क्योंकि उस समय आपका ग्लाइकोजन भी पूरा एम्प्टी रहता है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, तो ऐसा ही रहता है यार। फिर उसके बाद आप जिम से निकले, अब आपको क्या टाइम हो गया, जिम से निकलते निकलते 12:30 के 1 के करीब, 12:30 तो मान लीजिए हो जाता है मैक्सिमम। फिर आप वही अपना स्लीप रूटीन जो है फॉलो करो, रिकवरी तो अच्छी हो जाती होगी, लेकिन अच्छी कि जिम के जस्ट अच्छी- बाद अच्छी- अच्छी- खाना पीना भी उस टाइम पर अच्छा बढ़िया रहता है उस समय, सब बढ़िया रहता है, और डिटॉक्स भी हो जाती है बॉडी का, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है बिकॉज ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग बहुत जरूरी क्योंकि है। रमजान के टाइम ना फास्टिंग एक टाइम पे ऐसा रहता है, मैं एक टाइम का खाना मैं खुद बंद कर देता हूँ जनरली, क्योंकि सीजन वैसा रहता है, और उसके टाइम पे ऐसा है कि क्या है कि ये चीज ऐसी है कि आप खुद आपकी बॉडी में स्किन पे जो ग्लो आता है उसके बाद, बिल्कुल बहुत मतलब एक कॉम्प्लेक्शन जो आपका रहता है ना, एक टोन कम हो जाती है, हाँ, जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन है वो वो मेरे में पर्सनली फायदा एक देता वीक भी है। आप कहीं भी कैसे भी फास्ट कर लो, एक वीक भी, तो भी अपना मतलब जनरली बहुत ऑयल फायदा कम हो जाता है, फेस ऑयल जो बहुत जरूरी है, फास्टिंग मतलब एक बहुत जरूरी चीज है। हर समय आप खाते रहोगे ना तो वो सही नहीं है बॉडी के लिए। हर टाइम तुम कितना चला ही हेल्दी खा लो, होता, हर कितना ही हेल्दी खा लो, कितना ही हेल्दी खा लो आप, लेकिन आप अगर खाते ही रहोगे हर समय तो आपको दिक्कत होना ही होना है ऑब्वियसली। तो फास्टिंग बहुत बढ़िया चीज है यार, इसको तो बिल्कुल फॉलो फास्टिंग करना एक चाहिए। तो साइंटिफिकली भी है, Scientifically रिलीजियस proven है। रिलीजन भी है सबके, हर रिलीजन में मिलेगी आपको। तो फास्टिंग जैसे एडवाइजेबल तो यही है कि सब लोग वीक में एक दिन तो जरूर करें फास्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल, भले ही रात में खा लें अच्छे से, लेकिन थोड़ा दिन में बहुत एक कर दिन लो। तो जिनकी कैपेसिटी है, अगर आप हाँ। कैपेबल हो, जैसे लोग वीकेंड्स पर कर लेते हैं ये चीज क्योंकि काम नहीं रहता है। हाँ, मैं अक्सर ट्यूसडे को करता हूँ, कई लोग फ्राइडे को करते हैं, जैसे मुस्लिम्स लोग फ्राइडे को करते हैं। हाँ, अब हमारे इसमें ऐसा है कि जैसे फास्टिंग कर रहे हैं, तो फास्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सो, आपको आपके काम वैसे ही करना है। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब जो गरीब लोग हैं, अब जैसे आप अपने पास तो ठीक है, अपन मिडिल क्लास में आ जाते हैं, अपन कर सकते हैं थोड़ा अपना काम को अच्छे से बैठ के करते हैं, अपन कूलर में रहते हैं, पंखे में रहते हैं। कई लोग जैसे रहते हैं जो आपके ठेला चलाने वाले हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, वो तक भी फास्टिंग करते हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं। तो काम तो रुकता नहीं फास्टिंग, काम कैसे रुकेगा फिर, बेचारा, उनको तो उनका रोज कमाना है, रोज खाना है, तो ऊपर वाला देता है, लेकिन एनर्जी देता है, बिल्कुल मिलती है ना यार। आप अच्छा काम करोगे, उस करम उसकी है, राह में निगाहे करम। बस वही बात है सबसे जरूरी। तो आप लोग को काम भी बराबर करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि फास्टिंग करते तो दिन भर सोते हैं, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत चीज है वो। काम बिल्कुल बराबर करना है, काम करना है या नहीं करना है। अब जो मेन चीज आती है, जैसे जो क्रिएटिन की आपने बात की, हाँ। तो सप्लीमेंट्स जैसे प्री वर्कआउट्स वगैरह के भी सप्लीमेंट में मैं आता हूँ ना, BCAA वगैरह कुछ इन क्या बारे क्या में, इन है? चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हाँ। देखो सप्लीमेंट्स जो है, अब यहाँ पे जैसे कि लोगों के अलग अलग डिफरेंट स्कोप है। अब जैसे मेरा ही सुन लो, मैं जैसे कि थोड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर टाइप, अपन ने बाद में अपनों को ये चीज़ आई, लेकिन मोस्टली लोगों का गोल क्या रहता है कि फिट रहे, अच्छे कपड़े पहने, बस तो मेरा तो वही है कि मतलब हर कपड़ा कोई भी पहनूं फिट बैठे मैं। लेकिन
लेकिन अब ये इसमें जो फिटनेस इंडस्ट्री में भी थोड़ा टॉक्सिफिकेशन ऐसा हो गया है कि आजकल लड़कों को बहुत जल्दी रहती है, पेशेंस नहीं। पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर ऋतिक रोशन को देख लिया, हाँ। यार अब ऐसी बॉडी बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, बोले 1 साल में बनाना है। अब वो व्यक्ति ने 12-13 साल दिए हैं, आप 1 साल में कैसे बनाओगे? इम्पॉसिबल, कई लोग ऐसे भी रहते हैं स्टीरॉइड, यहाँ पे स्टीरॉइड आ जाता है, यहाँ पे स्टीरॉइड आ जाता है क्योंकि अब तुम नए हो, जैसे तुम्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति ने तुम्हें दवाई के फॉर्म में तुम्हें दे दिया, तुमने खा लिया, अब तुम्हें मिले रिजल्ट, एक्सट्रीम रिजल्ट। तुम जैसे जिस फिजिक तक मैं यहाँ तक आने में मुझे 6 साल लगे हैं, अब आपको वो 6 महीने में अगर मिल रही है तो अंदर से आपको बहुत खुशी भी महसूस होगी और बहुत एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, एक स्ट्रेंथ जो फील होगी। बिल्कुल। उसके बाद आप फिर ले नहीं पाओगे, तो एक तरीके से ड्रग हो गया ये। एक तो स्टेरॉइड्स का ऐसा रहता है ना कि एडिक्टिव भी बहुत होता है। जनरली एक्सेसिबल कौन सी होती है जो सबसे ज्यादा ऐसे जनरली एक्सेसिबल? स्टेरॉइड, हाँ, ट्रेन वगैरह सुना है, ट्रेनबोलोन, डीबोल और आपके बहुत सारे आते हैं स्टेरॉइड्स की। मुझे वैसे बेसिकली नॉलेज ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं इस लाइन में कभी आया नहीं। तो मैंने ट्रेन यूज करते देखा हुआ है, करते हैं लोग, बहुत करते हैं हमारे जिम में करते हैं, लेकिन वो ज्यादा टिकते भी नहीं फिर। देखो टिकते क्या नहीं है यार, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन करना है तो इन चीजों को हाथ लगाओ, और वो भी हाथ खुद से नहीं, या तो डॉक्टर की गाइडेंस में या फिर किसी सर्टिफाइडेड कोच की, सर्टिफिकेटेड जो है कोई कोच है जिसने इस चीज की पढ़ाई कर रखी, स्टडी कर रखी, उसके अंडर गाइडेंस में करना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ ना तो इन चीजों में कोई भी नहीं है। लेकिन लोगों ने बस यूट्यूब देख के काम शुरू कर दिया। अब लोग स्टेरॉइड लगा तो लेते हैं, उसके बाद में रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, ट्रस्ट मी मैं बता रहा हूँ कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बदले आप अगर अर्नोल्ड जैसी बॉडी भी मिलेगी ना तो भी नहीं लेना चाहोगे। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है डेथ, इंस्टेंट, वो भी केस है हार्ट अटैक से। शॉन रोडन, मिस्टर ओलंपिया, नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली उनकी मतलब टाइम हो गया, वैसे तो 2-3 साल हो गए, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, डेथ हो गई हार्ट अटैक। इंडिया में भी आजकल मतलब चलते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि स्टीरॉइड जो है ना, एक्चुअल में सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ या और चीज नहीं बढ़ाता है, वो आपके ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ाने लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, और सबसे बड़ा इसका नुकसान है फर्टिलिटी इश्यूज। बहुत आजकल तो सब अगर आपने पोस्ट साइकिल थेरेपी आपकी सक्सेस हो गई तब तो ठीक है, अगर बाय चांस सक्सेस नहीं हुई तो आप फर्टाइल ही नहीं हो, फिर आप किसी काम की। स्मोकिंग वगैरह भी काफी इफेक्ट करती है फर्टिलिटी। स्मोकिंग तो करती है, अब स्मोकिंग तो मोस्टली करते हैं, 90% लोग करते हैं अपनी एज की। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान स्टीरॉइड का मैं यही बोलूँगा कि यार एक तो इतनी भयानक एक्ने होगी कि आपको अगर ये हाथ लगा दूँ आपके एक्ने पे, तो आप उछल पड़ोगे, इतना पेन होगा आपको। ऐसा भी होता है, बहुत खतरनाक एक्ने होती है बैक पर, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है ना एकदम से अचानक से। बढ़ता नहीं है वो, क्या रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, वो हाई कहा जाता है उसका। जो टेस्टोस्टेरोन, जो स्टीरॉइड बेसिकली सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन ही है वो, जो स्टीरॉइड है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट, जैसे ही आप अगर अपनी बॉडी में डालोगे उसे, तो आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, इंस्टेंट बंद। तो रिकवर कोई नहीं कर पाता इससे रिकवर आप खुद से नहीं हो पाओगे, इसकी पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, वो करवाना पड़ती है। अब एक बार आपने स्टेरॉइड्स ले लिए तो कोई आपका पीछे नहीं जा सकता, आपका प्रोडक्शन बन पीछे आ सकते हो आप, लेकिन पोस्ट साइकिल थेरेपी के बाद बैक टू नॉर्मल आओगे, नेचुरली नहीं होगा, नेचुरली कभी नहीं हो पाओगे स्टीरॉइड लेने के बाद। तो स्टीरॉइड आपने लिया, आपका एकदम से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, बिल्कुल आपका नेचुरल, जैसे कि अगर एक अमाउंट तो मुझे नहीं ध्यान है क्योंकि मैं इन चीज़ों में जैसे पढ़ता नहीं हूँ, स्टीरॉइड वगैरह से मैं दूर ही रहता हूँ बेसिकली, अपन हर ड्रग से दूर है, ये ड्रग ही है एक तरीके से, ड्रग बॉडी बिल्डिंग का ड्रग है ये, तो इसमें कभी नहीं पढ़ना बेसिकली, इससे इसका नाम से दूर हो। कौन से सप्लीमेंट्स है जो आदमी मतलब ले सकता है सेफली? सबसे बेस्ट वे प्रोटीन, उसके बाद अगर आपको लेना है तो मल्टीविटामिन्स लो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो। मल्टीविटामिन्स में क्या फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स तो जैसे कि जो कंपनीज बनाती हैं उसमें मल्टीविटामिन्स की एक टैबलेट में सारे मतलब डोजेज रहते हैं, जो सप्लीमेंट कंपनी रहता है सब मिक्स रहता है, ऐसे कोई अलग नहीं कि विटामिन सी की कोई टैबलेट आ रही है। हाँ, ये विटामिन डी का जो रहता है वो आपको नहीं मिल पाता, तो उसका वीक में एक बार आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हो।
विटामिन डी मोस्टली बोलते हैं सनलाइट में सुबह सुबह की। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई ना भाई कि यार आजकल धूप में कहाँ जा रहे हैं हाँ। लोग, सनलाइट में और ये ऐसा नहीं कि दोपहर की धूप लेना आप सुबह की। सुबह उठता कौन है आजकल, बहुत कम लोग, तुम रेयर में हो, मैं भी नहीं उठ पाता हूँ भाई आजकल। तो सुबह आपको 9 से पहले की धूप लेना है, कैसे लोग ये बताओ, जब एक उठी 10 बजे रहा है। मोस्टली मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, अपन जैसे आपने जैसे रूटीन बना रखा है वैसे तो उठना तो 6 बजे चाहिए सबसे पहली बात सुबह इंसान, और 10-11 बजे सो जाना चाहिए, कायदा जो बोलता है। अब भले ही मैं उठ रहा हूँ जल्दी 4:30-5 बजे, नींद ही नहीं होती मेरी पूरी, 3 घंटे 4 घंटे की स्लीप, स्लीप साइकिल के बारे में स्लीप, बताओ। हाँ स्लीप बहुत जरूरी है भाई, सबसे जरूरी तो यही है। तुमने वर्कआउट करा उसके बाद में रिकवर कैसे हो गए, जिम में जाके अपन जो कर रहे हैं वो अपने मसल को ब्रेक कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसको रिकवर जब करोगे जब आपकी स्लीप पूरी होगी, क्योंकि बॉडी की पूरी रिकवरी मोस्ट मतलब जितनी भी रिकवरी है वो सोते सोते ही होगी आपकी। तो अगर आप सोओगे नहीं तो आप गेन नहीं कर पाओगे मसल, क्योंकि मसल ब्रेक होती है, उसको रिकवर होने में बस टाइम वही लगता बात है, है, वही और बात है। इसलिए एक रेस्ट डे भी जरूरी है। मैंने देखा है कि मतलब संडे को भी लोग जिम खुलवा के कर रहे हैं। ओवर नहीं करना। ओवर ट्रेन नहीं करना, ओवर ट्रेन इनमें बहुत सारे पॉइंट है। अगर इन चीजों पे मैं बात करने जाऊँ तो पूरा दिन भी लग सकता है, पूरे दिन तक बताते रहूँगा, क्योंकि इनमें इतने मैंने जो अपने 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें इतनी सारी चीजें देख ली हैं कि मैं भी आई विश के मतलब मुझे ये सब पहले बताती तो मैं आज इससे भी आगे होता, ये बात। लेकिन वही ठोकर खा के ठाकुर बात बनता है। वो बात आ जाती है सामने, सबसे जरूरी चीज। आज मुझे भी खूब सीखने मिला, मतलब आपने कई चीजें ऐसी पॉइंट आउट की कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। ईगो लिफ्टिंग वगैरह खैर मैं करता नहीं, लेकिन देखो कभी कोई भी हो, आप अपन जवान है, यंग ब्लड है, तो कहीं ना कहीं ताकत का शक्ति प्रदर्शन एक जो होता है हाँ। वो करना हर कोई अच्छा समझता है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी स्ट्रेंथ दिखाऊं मैं लोगों को। हाँ तो फिर अपन कहाँ थे, स्टेरॉइड जो है वो तो देखो अवॉइड करना ही है सबसे जरूरी। आपका कई ऐसे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बेवजह बना रखे हैं। हाँ, सिर्फ किस लिए, केमिकल से आ रहे हैं। केमिकल नहीं, जैसे इसेंशियली नहीं है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। BCAA क्या होता है? BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है। हाँ। तो ये भी मतलब मेरी नजर में इसकी इतनी जरूरत नहीं रहती है। जरूरत क्या क्या जो नेसेसरी है, Necessary जो खुद जो- की बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती या फिर बहुत कम मात्रा में, जैसे क्रिएटिन देखो BCAA जो होता है ना, हाँ। ये अमीनो एसिड्स ही होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन, 3 इंग्रेडिएंट है इसके ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो लूसीन इनका जो रेशो होता है 2:1:1, लूसीन 2, आइसोलूसीन 1 और वेलिन 1। तो ये प्रोटीन में भी होता है, इसलिए आपको इसकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि इसका सप्लीमेंट भी कोई सस्ता नहीं आता है। महंगा ही है। हाँ तो सबसे आप वे प्रोटीन सस्ता अगर ले जितना रहे हो, मुझे लगा क्रिएटिन सबसे चीपेस्ट है, अभी थोड़ा महंगा हुआ, नहीं तो और चीप था। चीपेस्ट एंड मोस्ट रिसर्चेड, सबसे ज्यादा जिस पे स्टडी करी है किसी सप्लीमेंट पे तो वो है क्रिएटिन, सबसे सेफेस्ट है। क्रिएटिन को भी लेके मिस है बहुत सारे लोगों को कि हेयर लॉस, किडनी स्टोन। क्रिएटिन को हाँ एक चीज में पॉइंट आउट करूंगा कि क्रिएटिन उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जिन्हें ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम्स है। जैसे किसी को पहले से प्रॉब्लम है तो अपना एक बार चेकअप कराना जरूरी है, फिर देन क्रिएटिन से आप कर सकते हैं। पानी क्या ज्यादा अपने को पानी तो रखना ही है, लेकिन आप कितने पानी पी लो, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप क्रिएटिन से दूर रहो। क्रिएटिन के सोर्स हैं अपने डाइट में भी रहते हैं। क्रिएटिन क्या है एक्चुअल में, एनर्जी के काम करता है, एनर्जी देता है अपने को, एटीपी बढ़ाता है। हाँ एटीपी सेल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा, तो वो आपके मीट में, रेड मीट में सबसे ज़्यादा क्रिएटिन होता है। जो नहीं खाता हूँ नॉनवेज, जो नहीं खाता उसके लिए तो सप्लीमेंट ही है फिर। जो भी मतलब एक वेजिटेरियन डाइट होती है, जैसे नॉनवेज देखो, वगैरह तो vegetarian काफी चीज कवर कर लेते हैं। नॉनवेज में मतलब आप ये समझ लो सप्लीमेंट से बेहतर नॉनवेज है। हाँ ऑब्वियसली, जो नहीं खाता उसके लिए फिर अब जो सप्लीमेंट्स नहीं लास्ट खाता, अगर ऑप्शन। वेजिटेरियन में भी सोर्स है, ऐसी बात नहीं है। ये लोगों को ज्यादा ज़्यादा खाना गलतफहमी पड़ेगा। रहती है कि वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं खा सकता, हाँ। वो तो डिमोटिवेटेड भी रहते हैं लोग बहुत जो वेजिटेरियन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्स्टिट्यूट देखो वेजिटेरियन, एक बात तो सच बोलूंगा कि वेजिटेरियन बंदा नॉनवेज खाने वाले के बराबर में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि हाँ। देखो ना तो वो इतना इजीली एक्सेस कर पाएगा प्रोटीन को अपने, ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स खा सकते हो, आपको फटाफट Meat, हाँ, तो chicken, आप- red और एक meat। तो आप इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है नॉन वेज के जो प्रोटीन वो बहुत ज्यादा होती है वेजिटेरियन से। तो आप वेजिटेरियन के लिए सबसे सुपीरियर अगर कोई प्रोटीन का सोर्स है तो वो वे प्रोटीन है। बिल्कुल। देन उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपकी सारी दालें हैं, उनको मिक्स करके तो आप लोगे तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा।
क्योंकि क्योंकि इनमें सारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं, पूरी जो चेन रहती है ना हाँ। वो किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में नहीं है। देन मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए आपके, पनीर हो गया, दूध हो गया, और आपका एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ मैं, सोया चंक्स आती है। वो थोड़ा रिस्की भी रहता है उसको खाना, क्योंकि उससे आपका ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो वो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन इज एन फीमेल हार्मोन, और नंबर ऑफ Man फीमेल boobs वगैरह की मैन problems जो होती है। गायनोकोमेस्टी होता है, खैर आपको ऐसे नहीं होगा, उसकी एक लिमिट रहती है खाने की। अगर आप सोया चंक्स को दिन में 50 ग्राम खाओगे, 40 से 50 ग्राम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 50 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, 50%। अच्छा। हाँ, और वो सबसे चीपेस्ट भी है। 10 रुपए के पैकेट में पूरा दिन का काम हो जाता है। दिन का नहीं भाई, 2 दिन का काम होगा। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है आपको। मैं खा लेता हूँ डेढ़ दो पैकेट। नहीं, वो आपको थोड़ा That's why I'm प्रॉब्लम suffering from man boobs. आएगी आपको। अच्छा, आपको है प्रॉब्लम? हाँ, तो उसे बंद करो आप। फिजिकली तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, दिखती नहीं है, लेकिन जैसे मुझे साइटिक नर्व वाली प्रॉब्लम भी है, तो मैं ज्यादा डेडलिफ्ट्स वगैरह या साइटिक नर्व की प्रॉब्लम है आपको? हाँ, तो मुझे यही तो हुआ था डेडलिफ्ट के टाइम में। साइटिका जो बोलते हैं ना, यही हुआ था मुझे। जब डिस्क जब स्लिप होती है ना, तो आपकी जो साइटिक नर्व है उसी को तो कंप्रेस करती है, उसी से दर्द होता है। तो फिर जो डेडलिफ्ट्स हो गई है, फिर जो बैक एक्सरसाइजेस, वो प्रॉपर अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अभी आपको थोड़ा एक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी बढ़ा सकती है। MRI को तो मुझे भी बोला था। नहीं, वो देखो यार, अगर आप उसको सही कर सकते हो, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट, उसमें देखेंगे अपन, वो आप थोड़ा करवा लेना। लेकिन अब जो है, अब आप पूछो क्या पूछना है आपकी। बस इतना बहुत था मेरा, मतलब डाइट कवर हो गया अपना, उसके बाद रूटीन कवर हो गया। एक वो रहता है, मतलब प्री वर्कआउट क्या होता है, एक इंस्टेंट बूस्ट। प्री वर्कआउट जो मोस्टली आते हैं मार्केट में, उनमें आपका कैफीन रहता है, सबसे नंबर 1 इंग्रेडिएंट है। मैं तो कॉफी पीता हूँ, ब्लैक कॉफी बेस्ट है। बस आजकल के जो प्री वर्कआउट आ रहे हैं उनमें कैफीन बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, हाई डोज में है। आपकी दिन भर की लिमिट है 200 mg, उसमें कई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी एक सर्विंग में 500 to 600 mg। आपको मतलब बहुत इंसोम्निया हो जाएगा, आप सो ही नहीं पाओगे रात में, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं लोग। कोई जरूरत नहीं है ब्लैक कॉफी ना। मेरी नज़र में बता रहा हूँ मैं तो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों का। मैंने आज तक प्री वर्कआउट यूज नहीं करा, ब्लैक कॉफी यूज करी है। बाकी एक प्री वर्कआउट में भी 2-3 चीज़ें वो डेंजरस आती हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा मैं। एक तो एम्प आता है, एएमपी इंजेक्शन फॉर्म में आता है। इंजेक्शन का सब सप्लीमेंट को लेने का मतलब ही नहीं है। इंजेक्शन आजकल लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कई अपने कॉमन फ्रेंड्स को भी लेते हुए देखा है। उसका इंजेक्शन इतना पावरफुल होता है, वो घोड़ों को लगाया जाता है मेडिकल यूज में, वो इंसान खुद लगा लेता है। वो इतना पावरफुल रहता है कि आप अगर अभी लगा दूं मैं आपको, तो आप पूरी तरह से मतलब लाल हो जाओगे। वो इतना इंस्टेंट एनर्जी इतना हाई मिलेगा आपको कि आप पागलों की तरह वर्कआउट करोगे। उस हाई आपको पाने के लिए लोग एम का इंजेक्शन लगा लेते हैं। एम और टर्मिन आता है, 2 चीजों से इनसे बच के चलना है। मैंने एक बार एक को देखा था जो कि प्री वर्कआउट में वाइग्रा लेता था। नहीं, ये तो पागलपन है, वो पागलपन है ये। आपको बस थोड़ा बहुत, लेकिन वो टीका नहीं था ज्यादा, उसकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। ये चीजें गलत है क्योंकि ना। रेगुलर बेसिस पे ले रहा था, मतलब ये चीजें मैं बताता हूँ आपको, ये चीजें एडिक्टिव होती हैं। आपको अभी आप एक गोली ले रहे हो, आप धीरे धीरे 5 गोली लेने लग जाओगे, 4 गोली लेने लगोगे। और जब एक्चुअल इंटरकोर्स का टाइम आएगा, अगर वो तलाकी हुआ इंसान, तो खत्म रहेगा उस टाइम तक। कुछ भी नहीं, बिना आप उसके असिस्टेंट के टैबलेट के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो फिर वाइग्रा को भी कवर करने के लिए कोई और चीज लेनी पड़ेगी उसे। वो तो मेडिकल फील्ड में चले गए। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बढ़ाया जाता है? सबसे बढ़िया तो वर्कआउट कर रहे हो आप, तो नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देना आपकी हेल्दी डाइट, और जो मैंने फूड बताया आपको वो अवॉइड तो करना ही, जैसे कि सोया चंक मतलब 50 ग्राम से ऊपर, जो आपको ज्यादा नहीं लेना। एक फ्लैक्स सीड्स आती हैं। हाँ। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा सोर्स है, अलसी। ओमेगा 3, हाँ अलसी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको भी थोड़ा मीडियम लेना चाहिए, उसमें भी थोड़ा एस्ट्रोजन बढ़ाने की प्रॉब्लम आती है। पहले लेता था, अभी तो छोड़ दिया, लेकिन लेने वाले लेते हैं, मुखवास के तौर पे आजकल खाते लोग। हाँ, रात में खाने के बाद। वो तो एक अलग चीज़ है, सही बात है। बाकी ठीक है, आप टेस्टोस्टेरोन तो आपका बिल्डअप होगा, आप स्लीप प्रॉपर लोगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। कई मतलब लोग शिलाजीत वगैरह लेते हैं, अश्वगंधा लेते हैं। अश्वगंधा अच्छी चीज़ है, बात की चीज़ें हैं, लेकिन नेचुरली तो देखो आप वर्कआउट कर रहे हो, हेल्दी डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही रहेगा।
उसमें प्रॉब्लम नहीं आना है। So I think that's हाँ, sums it up. मतलब काफी अपन ने बात कहने कर को ली है। देखिए ये मतलब चीज सम ये है तो कि नहीं होता है, लेकिन सब चीजें कवर करना मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास भी ऐसे हैं कि मैं बताते जाऊंगा तो खत्म नहीं होंगी बात, और आप भी क्वेश्चन करते जाओगे तो खत्म नहीं होंगी। I am not Joe Rogan and you are not Arnold. So 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा ऑलरेडी। कितना हो गया है? 1-5 एक घंटा बात हो गई। हाँ। लेकिन एक घंटे में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी कवर हो गई है, बहुत सही बात और इतने कंसाइज, इतने प्रिसाइज वे में कि समझने वाला जो बिल्कुल एकदम नया है। जैसे जो इंजरीज की बात हुई अपनी, कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, ईगो लिफ्टिंग वगैरह। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग को लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फिजिकली, आपको मेंटली बहुत हेल्प करती है ये चीज। बिल्कुल। आपका वे ऑफ Confidence. थिंकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज बढ़ेगी। आपकी जो एक स्किन क्वालिटी वो भी इंप्रूव होती है हेल्दी डाइट की वजह से। बिल्कुल। क्लीन डाइट, जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे। तो बस यही है। जो आप पेट में लेते हो वो आपके चेहरे पे दिखता है। ये एक चीज सुनी मैंने। पेट को डस्टबिन नहीं बनाना है, सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। बस बाकी ये है चीजें जो थोड़े बहुत पॉइंट्स थे मुझे जो पता थे मैंने आपको बताया। तो अभी जैसे आप इस इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में हो, इंस्टाग्राम अभी तो स्टार्ट ही कर, अभी तो एक तरीके से कहना चाहिए कि स्टार्ट भी नहीं हुआ है प्रॉपरली। मतलब स्टार्ट तो हो चुका है। स्टार्ट हाँ अपन कब से बना रहे हो कंटेंट? कंटेंट बनाते आई थिंक मुझे 7 से 8 महीने तो हो गए हैं। इंस्टा पे मतलब रील्स start हो ही चुकी हो। हाँ स्टार्ट तो हो चुकी है, तो- लेकिन थोड़ा काम की वजह से बीच में ब्रेक भी लग जाता है। देन फिर अपना फ्यूचर में क्या college सोचा है इसका? बस यही है कि यार थोड़ा जो कंपनीज वगैरह हैं उनसे टाई अप हो आगे फ्यूचर में, जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं, कोलैबोरेशन वगैरह। कोलैबोरेशन हो, एम्बेसडरशिप मिले, स्पॉन्सरशिप मिले अपनों को। वो अपना एक गोल है थोड़ा। अपनी फिजिक तो अपन बना ही रहे हैं, क्योंकि इंदौर में मैंने देखा बेसिकली, क्योंकि ज्यादा निकले नहीं, शिवम दुबे है और आपको पता होगा बड़े बड़े लोग, थोड़ा इन लोगों ने भी बहुत हार्डवर्क करा है। जब जाके साल 2 साल इंसान बहुत मेहनत करता है, जब जाके उसको थोड़ा मिलना शुरू होता है। वो काफी टाइम से बना रहे हैं सब लोग, तो काफी टाइम से टाइम की बात होती है, Time की मेहनत बात की, है। कंटेंट की, कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी। तो थैंक यू वेरी मच हाँ। भैया, आपने मतलब बहुत सिखाया समझाया 1 घंटे में जितना हो पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप टाइम निकाल के आए। सुबह से मैंने परेशान कर दिया था। अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब मुझे भी थोड़ा इन चीजों के बारे में बताना अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल चाहते हैं ना, अपन भी चाहते हैं कि यार जो गलतियां अपन ने करी वो आगे कोई नहीं करे। अब जैसे हम छोटे हैं, किसी की अगर मैंने सीखा मेरी वजह से मेरा ये भी एक जो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि कोई मुझे ये बोल दे कि मैं आपको देख के इंस्पायर हुआ, बहुत बड़ी चीज है वो मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ा। बस वही बात है। जैसे आज मैंने सीखा, प्रियेश ने सीखा, हम्म। एंड जो व्यूअर्स होंगे हमारे वो भी सीखेंगे कुछ ना हाँ, कुछ। बिल्कुल, हो सकता है help कुछ होगी। गलती कर रहे हों वो। गलतियां होती हैं अपने पास, अभी भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो बाकी है। देन कभी बात होगी बिल्कुल उन पे। पार्ट 2 बना सकते हैं हम। बिल्कुल पार्ट 2 क्या पार्ट 10 तक ले जा सकते हैं। इतनी बातें हैं मेरे पास इसके ऊपर करने के लिए, क्योंकि ठीक है वो तो अब कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिक्स जैसे कवर नहीं हो सकती, वैसे हेल्थ और फिटनेस भी कभी कवर नहीं हो सकती। बस वही बात है। इनका क्या है, सबका कहने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबकी राय अलग अलग है, हर चीज अलग अलग है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड नाइस टू मीट यू। फ्यूचर में कभी दूसरा एपिसोड अपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hope you like this episode and please click subscribe and share the podcast. Thank you very much for your time.